अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारी सियासत एक पेचीदा भंवर में महवे सफ़र है जहां हर सवाल का जवाब एक नया सवाल बन जाता है। आइन, इदारे, जमातें और अवाम सभी किसी नई समत के मुतलाशी हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस सियासी जमात है जिसकी क़यादत बैरिस्टर गौहर जैसे मुमताज़ कानूनदान के हाथ में है। उनकी कानूनी महारत और अदालती महाज पर सलाहियतों के बावजूद पार्टी न सिर्फ सियासी बल्कि अदालती दबाव का सामना भी कर रही है। बानी पीटीआई की मुसलसल कैद, कारकुनों की गिरफ्तारी और 9 मई के वाक़यात का तौक सवाल बनकर पीटीआई के गले में पड़ा हुआ है। सीनियर सियासतदान एतजाज़ एहसन के बकौल 9 मई 5 सवालों की मार है। अगर ये बात हकीकत है तो फिर ये जंजीर अब तक क्यों नहीं टूटी? आखिर वो कौन सी गलती थी जो बानी चेयरमैन पीटीआई से सरजद हो गई? क्या वो अवामी ताकत को सियासी हिकमत अमली में ढालने में नाकाम रहे या इदारों से मज़ामत के बयानिए ने मुफाहमत की राहें ही बंद कर दी? ये सब वो सवालात हैं जो ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पूरे सियासी बयानिए पर सवालिया निशान बनकर खड़े हो गए हैं। पीटीआई की हालिया तहरीकों को अवामी पजीराई ना मिलने का इल्ज़ाम रियासती जबर के साथ साथ पार्टी की अंदरूनी कमजोरियों पर भी जाता है। एक तासुर यह भी है कि खुद जमात के अंदर मौजूद कुछ अनासिर बानी चेयरमैन पीटीआई को आज़ाद देखने के ख्वाहान नहीं है। अगरचे ये दावा तस्दीक तलब है, लेकिन सियासत में जब ऐसी बातें होना शुरू हो जाएं तो उनके पस मंजर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सूरत हाल भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। माजी में किसान, मजदूर और आम आदमी की आवाज़ समझी जाने वाली जमात शायद आज इक़्तिदार की सियासत में मुफाहमत और मसलहत का चेहरा बन चुकी है। पंजाब में इसका जवाल कई सवालात को जन्म देता है। क्या जियाले रूठ गए? क्या पार्टी ने सिंध को ही अपनी आखिरी पनाहगाह समझ लिया, या फिर जैसा कि नदीम अफजल चंद कहते हैं कि सियासी स्पेस नहीं मिल रही? हालिया इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड और वोट को इज्जत दो जैसे नारे बुलंद हुए, मगर सवाल ये कि क्या वाकई आवाम को उनका हक मिला या फिर कंट्रोल जमहूरियत? क्या यही बंदोबस्त अब सियासी मुस्तकबिल है? हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की बात करती है मगर अपोजिशन को सियासी सरगर्मियों की भी इजाज़त नहीं दी जाती। ये दोहरा मयार की समत की निशानदेही करता है। मजीद ये कि 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गर सुनाई दे रही है, और लेकिन सवाल यहाँ भी यही गूंज रहा है कि 26वीं तरमीम ने आखिर क्या समरात दिखाए? क्या अदलिया का बोझ कम किया या बढ़ाया? इस पर जो राय है वो तरह तरह की है। मईशत की बात की जाए तो हुकूमत अपनी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देती है, मगर ज़मीनी हकायक शायद इसके बारक्स हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी फ़ज़ा ने आम शहरी को बेहाल कर दिया। ऐसे में हुकूमती दावे ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा मालूम नहीं होते। ये तमाम सवालात हमें एक बड़े और शायद सबसे अहम सवाल की तरफ ले जाते हैं। क्या पाकिस्तान में अवामी ताकत, वोट की हुर्मत और जमहूरी इक़्तिदार वाकई बहाल होंगी, या सियासी जमातें अपने मुफादात, वक्ती मसलहतों और इदारा जाती दबाव के सामने अवामी ख्वाहिशात और उमंगों को मुसलसल कुर्बान करती रहेंगी? ये सवाल महज एक सियासी बहस नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अब वक्त आ चुका है कि जमातें अवाम के पास वापस आएँ, मुफाहमत के असूलों से जुड़ें और इसके साथ साथ मज़ाहमत को सिर्फ बयानिए के बजाय अवामी ताकत के ज़रिए जमहूरी दायरे में लाया जाए। पाकिस्तान की सियासत अब किसी एक फ़र्द, जमात या इदारे का खेल नहीं रही। अब वक्त है कि हर तबका, हर फरीक और हर इदारा इस हकीकत को तस्लीम करे कि असल ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। अवामी शऊर की बेदारी, वोट की इज्जत और इदारों का गैर जानिबदाराना किरदारी पाकिस्तान को एक मुस्तहकम, खुशहाल और बावकार रियासत बना सकते हैं। अगर सियासतदानों ने इस लम्हे को ना पहचाना तो शायद आने वाला वक्त उन्हें कभी ना बख्शे। अब इन्हीं सवालों के जवाब जाने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान और कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपके कीमती वक्त के लिए। अच्छा एतजाज़ साहब, बानी चेयरमैन पीटीआई को जेल में तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, तो आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, तो बहुत से कायदीन ने जेलें काटी हैं। जरदारी साहब भी जेल में रहे, नवाज शरीफ साहब भी, इमरान खान साहब भी, तो किसने सबसे ज़्यादा बहादुरी से जेल काटी है काट रैप के मुताबिक? नहीं, सब ने बहादुरी से काटी है, पर जो इमरान खान के बारे में एक मफरूज़ा था ना, और मैं वो कहता था कि ये मफरूज़ा आपका गलत है। वो समझते थे कि इमरान खान टूट जाएगा और वो मसलियत से काम लेगा। जिस तरह मियाँ साहब जेल में से सीधे लंदन जाते रहे। कोई इस किस्म का कोई मिसाल मिलती है कि जेल से सीधे मुल्क से बाहर, या सऊदी पैलेस में या लंदन? पर इमरान खान को इन्होंने तंग भी बहुत किया। 5-5 दिन बिजली गायब हो और मुलाकातें, ये समझ नहीं आती मुझे कि किस तरह ये कह सकते हैं बहनों को कि आप नहीं मिल सकती और आप जाएं। आप ये तो बिल्कुल इन्होंने
बहुत उसको तंग करने की हर कोशिश की है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये इतना धब्बा स्या धब्बा लगेगा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कहने को तो वही अथॉरिटी है ना, और शहबाज शरीफ को फैसले का कोई हक ही नहीं, पर चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर बना बैठे, मैं तो उसके तरफ इशारा करूँगा, उनकी तरफ भी करूँगा, पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, आप नहीं कुछ कर सकते तो आप छोड़ के आ जाएं। तो एतजाज साहब पीपल्स पार्टी भी तो साथ आपने है ना? चिमटे रहना है। एतजाज साहब पीपल्स पार्टी भी तो हुकूमत के साथ है ना। वो अलग बात है कि आईनी ओहदे हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, 2 सूबों में आप देख लें गवर्नर इनके हैं, उसके अलावा सिंध हुकूमत तो काफ़ी देर से पीपल्स पार्टी के पास ही है, अभी आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो पीपल्स पार्टी भी जो भी तरमीम होती हैं, 26वीं तरमीम का सेहरा अगर नून लीग के सर जाता है, पीपल्स पार्टी भी उसमें उतनी शामिल है। तो इन सब मामले में पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या देखते हैं आप? देखिए, मेरी पार्टी को तो नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। अब कुछ नुकसान कैसे होगा? क़यादत ने सोच लिया है कि ये नुकसान हमें जितना होगा ऑन द बैलेंस हमें इसमें फ़ायदा है। अब मैं तो इससे मुख्तलिफ नज़रिया और ओपिनियन रखता हूँ, राय रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान उसको इन्होंने इतना बड़ा कद उसका कर दिया है, जेल में डाल के और मुलाकातें इनकार करके और बत्ती और इनकार करके हर चीज़, और वो अपनी बात पे डटा रहा है और नहीं उसने कोई माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगे किसकी? ये क्या असूल है कि सियासतदानों से कहा जा रहा हो कि माफ़ी मांगो? आप 9 मई तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को माफ़ी मांगनी चाहिए, आईजी पंजाब को मांगनी चाहिए। उनसे आप पूछते नहीं, वो बताएं उनके थानेदार क्यों नहीं पहुँचे। 12 मुकामात पे ये पंजाब में हुआ है ये वाक़या, और वो आईजी साहब ने किसी थानेदार के खिलाफ कोई एक्शन लिया? किसी थानेदार को कोई शो कॉज नोटिस दिया है? वो 12 घंटे चलता रहा है कोर कमांडर हाउस। तो ये एक बहुत बड़ा प्लॉट था। लेकिन एतजाज साहब, एक प्लॉट बनाने, आप एक सीनियर कानूनदान हैं, अगर ये मामला वाकई इतना ही सादा है तो फिर अदालतों से सजाएं हो रही हैं इनको। अरे खुदा का वास्ता है डॉक्टर, ये अदालतें हैं भी लॉयर। मुझे 50, 55, 56 साल हो गए वकालत करते हुए, और धड़ल्ले की वकालत की है, डट के वकालत की है। विदाउट अल्लाह ताला ने नाम भी दिया है, बहुत बड़े वकील हैं आप। और मैं ये अदालतें जो हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, ये तो हमें शर्मिंदा करने की बात जो आप कर रही हैं। सर मैं तो एक सवाल ही उठा रही हूँ ना, आप एक कानूनदान हैं। एक मिनट एतजाज साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने जिस तरह अब अपने जज्बात का इजहार किया, आपने कह दिया कि आपको अब शर्म महसूस होती है, आप वकालत के पेशे के हवाले से कमेंट्स दे रहे हैं। अब इससे बड़ी मेरे ख्याल से कोई बात नहीं हो सकती। आपने खुलकर अपने जो भी जज्बात थे उनका इजहार किया, और यकीनी तौर पर आपके लिए बड़ा ये तकलीफ दे लम्हा होगा जब आप ये अल्फाज बोल रहे हैं। इसका एक बैकग्राउंड है। तो मैं सिर्फ एक सवाल उठा रही हूँ कि अदालतों से सजाएं हो रही हैं, अगर मामला इतना सिंपल है, पर सुलझाया कैसे जाएगा? नहीं, देखिए ये ड्रामा चलता रहेगा, कोई सज़ाएं होंगी, कोई ज़मानत होगी, और सज़ाएं 10-10 साल। वो खुदा के खौफ का खौफ करो। यास्मीन राशिद, शी इज़ नियर हर 80s, उसको 10 साल आप सज़ा दे रहे हैं, और वो कहती रही है कि ना जाओ अंदर। ये जरताज गुल, उसको आप सज़ा दे रहे हैं कि मतलब है वो शी द ट्रेल ब्लेजर इन डीजी खान इन साउथ पंजाब, और आप सज़ाएं दे रहे हैं। क्या किया उन्होंने? आप वो एक बच्ची को 15 मरतबा रिहा किया अदालत ने, 15 मरतबा आप पकड़ के उसको ले आए अंदर। फिर ये जो केस है, इसका एविडेंस किस तरह पूरा होता है? एविडेंस, एक बंदा, उस पर 5 FIR है, 5 अजला में, 5 अजला में वो मौके पे मैं मौजूद FIR में दिखाया गया।
ये मतलब मुख्तलिफ शहरों में वो महल्ले वकू है, वो वकुआ की जगह है जहाँ उसने जुर्म किया है, और वो 5 शहरों में एक ही वक्त है। वक्त तो एक ही था। अच्छा, जो ये एतजाज़ साहब अभी पार्टी के जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर साहब, एक बड़े नफीस से शख्स हैं, सब उनकी तारीफ़ भी करते हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा ही नफीस हैं ये मामला है? क्योंकि बैरिस्टर भी हैं, कानून को भी समझते हैं, और फिर वो पार्टी की चेयरमैनशिप भी संभाल रहे हैं, वो इस मामले को हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि बहुत से मामलात आपको बातचीत से भी हल करने पड़ते हैं। जैसा मुज़ाकरात की अक्सर बात जो है वो छिड़ती है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, फिर अगर शुरू भी होते हैं तो उसका ऊँट किसी करवट नहीं बैठ सकता, किसी नुकर लगता ही नहीं, मामला दरमियान में खटाई में पड़ जाता है। देखिए, गौहर खान जो है, बैरिस्टर गौहर, उसके बारे में मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। 20 साल उसने, बल्कि कुछ तकरीबन 22 साल उसने मेरे ऑफिस और फर्म में काम किया है। ठीक, एतजाज़ हसन एंड एसोसिएट्स के। ठीक है। वो अब आखिरी वक्त में तो ये हाल में तो ही वाज द सीनियर पार्टनर इन आवर इस्लामाबाद ऑफिस। ओके। और बहुत नफीस शख्स है, बहुत नफीस शख्स है जी। अब अगर नफीस शख्स चल रहा है, साथ चल रहा है, साथ दे रहा है खान का, और वो है नफीस, उसको आप कहेंगे मुंह से गाली निकाल, नहीं गाली निकाल सकेगा, उसका मिजाज ही नहीं है। अब अगर वो चल रहा है और नफीस है, वो जाके किसी सिपाही की गर्दन को पे नहीं लपकता, वो कोई हाव हू नहीं करता, बात करता है, सुलझी हुई बात करता है, तो उसकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। आई थिंक बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ 22 साल मेरे साथ उसने काम किया है, और 22 साल से मैं उसको जानता हूँ। ठीक है। वो ये जो अपनी नफासत है, शाइस्तगी है, इसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपके साथ वो हर डंडा खाने और हर मौके पे मौजूद है, जाता है। अच्छा सर, अगर हम कानूनी महारत की घर पे भी छापा पड़ चुका है। एतजाज़ साहब, चलें उनकी हमने शख्सी पहलू तो हमने डिस्कस कर लिया कि बहुत नफीस हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं, विदाउट एनी डाउट, लेकिन उनका जो एक कानूनी महारत है, अग्रीड, बड़ी सोबर सी पर्सनालिटी है, लेकिन जो उनकी कानूनी महारत है उसका पीटीआई को इस टाइम पे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखो, मैं आपको बताऊं, कानूनी महारत तो यहाँ रह ही नहीं गई ना, रुल गई है। कानूनी महारत दे के मैं जाऊं तो इन जजेस के सामने पेश हूं, इन्होंने उड़ा के रख देना है। मतलब बड़े से बड़ा वकील भी यहाँ पे कारामद साबित नहीं हो सकता, बड़े से बड़ा वकील भी कारामद साबित नहीं हो सकता इस टाइम पे। नहीं, कोई नहीं कारामद, ये फैसला पहले से किया हुआ है। जज ने बेंच पे बैठना, मैं आपको इनको दिखा देता हूँ, इनके तो माथे पे मोहरें लग गई हैं कि ये इस तरफ का, ये उस तरफ का है। कौन कॉर्नेलियस की जो आइडेंटिटी और उसकी एक इंडिपेंडेंस थी, कौन सा जज कॉर्नेलियस की दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा है, ये तो अब साफ जाहिर आता है। और अब वो जो कॉर्नेलियन जजेस हैं वो 7-8 रह गए। अच्छा, हाई कोर्ट्स में कुछ हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4-5 है। मुझे एतजाज़ साहब एक मामला याद आया। जी, आप अपनी बात मुकम्मल करें। हाई कोर्ट में आपने कहा 4-5 है, और लेकिन केस तो उनके रूबरू चीफ जस्टिस ने लगाना है ना। चीफ जस्टिस के साथ मुतमईन है ये हुकूमत, बहुत मुतमईन है। चलिए खैर, आप बड़ी बात कर रहे हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल, एक इलेक्शन पिटीशन ही चली, तारीख ही नहीं सुनी, और उसमें इलेक्शन पिटीशन इसलिए नहीं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन्होंने वो रिटायर्ड जजेस को बीच में ला के अपनी मर्जी के लगा लिए, वो चलता ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन पिटीशन ही नहीं चलता। मुझे याद आया एतजाज़ साहब, अब उसके आगे वकील क्या कर सकता है? ठीक है, आपने बता दिया ना कि कुछ भी नहीं कर सकता, करामद ही नहीं हो सकता। अच्छा एतजाज़ साहब, मुझे याद आ रहा है कि जब 26वीं तरमीम का मामला था तो आपके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था अपने पुराने निजी चैनल पे जहाँ मैं काम करती थी, आपको भी याद होगा। आपने मेरे प्रोग्राम में एक बड़ा दावा किया था और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने कहा था कि इस तरमीम पर डॉक्टर फ़िज़ा बहुत से वकला बाहर निकलेंगे
और ये जो वकला हैं ये छोटी मोटी तहरीक नहीं चलाएंगे। 26वें आईनी तरमीम पर आपके कमेंट्स थे, ये छोटी मोटी तहरीक नहीं होगी, ये वो तहरीक होगी जो अडयाला का दरवाज़ा तक खुलवा देगी। आपको यकीनन याद होगा। तो अब मेरा सवाल वही कि अब आप जी, बिल्कुल, अब आप यकीनी तौर पे मायूस होंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको लग रहा था कि वकला बाहर आएंगे और तहरीक चलाएंगे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया, कोई तहरीक नहीं चली, सबने एक्सेप्ट कर लिया इस तरमीम को। इसमें दो एक तो वकला की भी जो क़यादत है उसका भी इसमें वो लापरवाह रही है इस बहुत बड़े इशू। और अब इशू इतना बढ़ गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही डबल कर दिए। 17 थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अब 34 असामियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट की, और 15 के इन्होंने भर दी हैं। सो अपना इन्होंने ये शरीफ ख़ानदान ने अपने आप को सेव कर लिया। अब उसके बाद जो जजेस हैं, जजेस ने भी बड़ा, जजेस देखे ये जज 4-5 बाहर निकल आते। मैं कहता हूँ ये जो अब बैठे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, जो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे, वो तो दर्जा दोम के सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गए ना। जिस तरह सिविल जज दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम होता है। हाँ। क्योंकि क्योंकि उनकी ज्यूरिसडिक्शन रिस्ट्रिक्टेड है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो आईनी किसी मामले पे न बहस सुन सकता है ना फैसला कर सकता है। तो ये ऐसे जजेस को तो अगर वो ये इनिशिएटिव लेते बहुत बड़ी तहरीक चलती। उधर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वो डट गया था, उसको कहा इस्तीफ़ा दो, उसने कहा मैं नहीं इस्तीफ़ा दूंगा। उसको कहा उन्होंने तुम्हारा केस चलेगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने चलाओ, मेरे पे क्या इल्ज़ाम है दिखाओ। सर उस तहरीक में तो आपका भी, उसमें तो आपका भी बड़ा किरदार था और वो बहुत बड़ी तहरीक थी, लेकिन उस दौर में अब इस दौर में इसको आपको लगता है कि कोई फ़र्क है? अब नहीं, आजकल बर्बरियत बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह लोग और डिसअपीयर किए जाते हैं। अब मैंने ये कभी नहीं देखा था। एक पॉलिसी और एक हिकमत अमली के तहत ये हुआ कि बंदा है एक पार्टी का, वो उसमें बड़ा प्रोमिनेंट भी है, वो तकरीरें भी कर रहा है, अपने कायद से वफादारी का भी इजहार कर रहा है, वो गायब हो गया। 20 दिन बाद वो आया है कि मैं तो सैर करने नॉर्दर्न एरियाज की चला गया था और मैं इधर उधर होके आया हूँ, काट के आया हूँ, और मेरा लीडर बड़ा गद्दार है। हाँ। वही इमरान खान अब गद्दार हो गया। ये तो हमारे सामने हुआ डॉक्टर साहब। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक, 20 ऐसे बंदे, उनको क्या दिखाया गया, क्या सुनाया गया, क्या बताया गया, ये हम अब इस पे अपने अंदाजे ही लगा सकते हैं, पर इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी बर्बरियत हुई। ठीक है, बर्बरियत, ठीक है जी। चले, बर्बरियत से मुझे याद आ गया, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ बरियत, कि हुकूमत कह रही है कि जो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं पीटीआई की जानिब से, जो ज़मानत हुई, ज़मानत में और बरियत में यानी रिहा होने में बड़ा फ़र्क होता है। जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत हुई, तो हुकूमत का ख्याल ये, बल्कि कैटेगोरिकली अता तारड़ साहब का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा बरियत में और ज़मानत में फ़र्क होता है। फिर राना सनाउल्लाह साहब यहाँ तक कह रहे थे कि जी माफ़ी मांग लेनी चाहिए इनको, और माफ़ी हाथ या पाँव पकड़ के तो मांगनी नहीं है कि हाथ जोड़ के या पाँव पकड़ के मांगी जाए, सिर्फ एहसास होना चाहिए अपनी गलती का। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि माफ़ी तो आप कह रहे हैं कि जी IG पंजाब को मांगनी चाहिए, जिस टाइम पे IG पंजाब थे। तो मुझे ये ज़रा समझाइएगा कि माफ़ी किस किस्म की मांगनी चाहिए, जो राना सनाउल्लाह साहब एक सीनियर सियासतदान है वो क्या कहना चाह रहे थे, और अब आगे आपको लगता है कि ये मामला अब ये बरियत की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जो कि PTI में भी बहुत बड़ी तादाद वकला की है। अगर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं, तकसीम की हैं, खाई हैं, तो उनको आगे को रास्ता नज़र आ रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि माफ़ी अगर मांगनी है तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कि जो ओहदेदार हैं उनको इस मामले में, अब अलीमा खान से कौन माफ़ी मांगेगा? वही मांगेंगे जिन्होंने उसके साथ ये जुल्म किया है। वो इतने घबरा गए हैं अलीमा खान से कि उसके दोनों बेटे उठा लिए उन्होंने, और एक वो चित्राल के कहाँ फिर रहा था उस दिन, उसको भी, शेरशाह को भी पकड़ लिया, ले गए हैं।
तो ये जो लोग हैं ना, इनसे पूछा जाए कि आपने क्यों गिरफ्तार किया है, वो बिल्कुल कोई तस्वीर फिल्म वहाँ मौके पे नहीं था शेरशाह। उसको गिरफ्तार किया कि आप अलीमा खान पे दबाव डालना चाहते हैं, उसको ज़रा मतलब है खामोश करना चाहते हैं, पर वो भी खामोश नहीं होगी। और इमरान खान भी इन हथकंडों से बंदा अंदर और ज़्यादा पक्का हो जाता है। ये इनको समझ नहीं आती, जो ये लोग हैं सॉफ्ट जेलें काटी हुई, और सख्त जेल का तो इनको अंदाज़ा नहीं है। तो वो डर के अब इसमें माफ़ी मैं कहता हूँ उसने मांगनी चाहिए, उसने जिसने आग लगाई, आग लगाई किसी भी तंसीब को। ठीक है, अच्छा आग किसने लगाई? जी जी जी। अब एफआईआर में तो किसी एफआईआर में ये जिक्र नहीं है कि उनके पास कनस्तर थे या कैंस थे पेट्रोल के या पेट्रोल के या डीजल के, जिससे वो आग लगाते। कोई तस्वीर फिल्म वो जो कैमरे लगे होते हैं दीवारों पे, क्लोज सर्किट कैमरा, किसी सीसीटीवी में कि कोई फुटिंग नहीं आई कि स्प्लैश कर रहा है कोई पेट्रोल या डीजल और अदर इन्फ्लेमेटरी मटेरियल ऑन टू दी आइदर द कोर कमांडर्स हाउस और जहाँ आग लगी है। वो एफआईआर में जिक्र भी नहीं है, एफआईआर में किसी असले का जिक्र भी नहीं है। ठीक है, एफआईआर में कि होता कि ये 500 बंदे बंदूकों से, ठीक है, पिस्तौलों से लैस इन्होंने चढ़ाई कर दी, कोई जिक्र ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा एतजाज़ साहब, ये जो अभी पीपल्स पार्टी के मामलात हैं नून लीग के साथ, हुकूमत के साथ, उनको आप कैसे देखते हैं? और नदीम अफजल चंद साहब कुछ बयानात दे रहे थे, उनके मुताबिक अभी जो मामलात हैं वो पीटीआई के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। किस तरह आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे मामलात नहीं हैं? सदर का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास है, जरदारी साहब के पास, बिलावल साहब अभी जो सिफारती सतह पे हमने कामयाबी समेटी इंडिया के मामले में, उसमें बिलावल साहब को बड़ा सेहरा जाता है, पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग भी उनके साथ मौजूद थे। तो पीपल्स पार्टी के 2 गवर्नर्स भी हैं, केपीके में गवर्नर साहब बड़े पूरे उतरते हैं उनके साथ, जब भी मुकाबला होता है, अल्फाजी जंग हो या जो भी हो, इनका जवाब पत्थर से देते हैं अलीमीन गंडापुर साहब को। पंजाब में बहरहाल थोड़े से मामलात लगते हैं कि जी वहाँ पे गवर्नर साहब शायद बड़े ग्रेसफुल हैं कि वो ज़्यादा खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे होते। तो आपको क्या लगता है कि नदीम अफजल चंद साहब क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें मसला ये है, मामला ये है कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ी सिचुएशन है वो ये है कि ये गवर्नमेंट ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट कोई नहीं है। गवर्नमेंट वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। ये तो अक्सर अपनी महफिलों में ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास इख्तियार ही मेरे पास कोई नहीं। अच्छा, बेबसी का इजहार करते हैं तो छोड़ दें। सो एक एनार्की और एक केओस सा है इस मुल्क में, एटलीस्ट पॉलिटिकली। अब उसमें ये समझना कि आप सबको आसानी से एक ले आएंगे एक पेज पे, तो जो एक पेज पे थे वो भी अब आपस में कुछ इख्तलाफात उनके बनते जा रहे हैं, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ को ये एहसास होना शुरू हो गया होगा और हो गया होना चाहिए कि उनकी पार्टी जो कि बड़ी वोट को इज़्ज़त दो और इस किस्म की मुझे निकाला क्यों वो नारे लेती थी, वो अब वैसे नारे लेने के काबिल ही नहीं है। उसका मौक़िफ़ ही बदल गया, उसका जो नैरेटिव या मौक़िफ़ या बयानियाँ कहते हैं, जो ये नए अल्फाज बने हुए हैं, तराशे गए हैं, तो उनका बयानिया ही जो मुस्लिम लीग नवाज़ का एक ज़माने में होता था वो बयानिया ही नहीं है, जिसकी वजह से वोट पड़ते थे। अब वो शर्मिंदा कैबिनेट में या वज़ारत उज़्मा पे या वज़ारत आला पे सूबे में
वो ले तो बैठे हैं ओहदे, लेकिन उनको इसका जो नुकसान पहुंचेगा, और इमरान खान का कद बढ़ा दिया उन्होंने, वो 70 फुट कर दिया, वो कैद खाने में से भी ऊपर बाहर खड़ा नज़र आता है, और ये जितना देखते हैं उसको बड़ा कद होता है उतना उससे डरते जाते हैं। हमारे हुक्मरान उससे डरते हैं, उस पर और सख्ती करते हैं, उससे और ज़्यादा उसकी मुस्तहकम होती है, उसकी सपोर्ट जो है वो मुस्तहकम होती जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ें जी जी एतजाज साहब, पीपल्स पार्टी अगर उसके पास वोट है, जी जी, अगर वोट उसके साथ हो तो उसको मतलब है कि कितनी देर रोक लेंगे। एक ज़िंदगी रहे उसकी और एक वोट उसके साथ हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ जब निकाला गया था पहली दफ़ा, तो कोई कह सकता था कि ये 3 दफ़ा आएगा। आसिफ जरदारी साहब ने तो बरमला कह दिया आप, और वो देखें दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान बन गए। ठीक, आपने ये नवाज शरीफ साहब का सोचना जिक्र चाहिए। किया। ये ठीक है, आपने जी। नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया। अभी भी हुकूमत तो नून लीग की ही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब खामोश रहते हैं। नवाज शरीफ के जो मजाज के मुताबिक शहबाज शरीफ नहीं चल रहा, मुझे लगता है। अच्छा, और वो ये परेशानी उनको होती है कि ये वाले इस तरह डोमिनेट करें हमारी हुकूमत में, तो वो इदारे वाले भी खुश हैं और शहबाज साहब भी खुश हैं, पर नवाज़ को थोड़ी सी मुझे ख्याल है कि किरक इसकी होती होगी। क्यों नवाज शरीफ साहब खुश क्यों नहीं होंगे? भाई मैं तो नहीं जानता, आप उनसे जाके पूछें उनके ना खुशी का क्या। चलें इंतजार साहब, हंसते हुए नजर नहीं आए किसी तस्वीर में। चलें, ठीक है, जब से वो वापस आए हैं, ठीक हंसते है, हुए उनकी तस्वीर सही, आई नहीं। ठीक है। और माइल्स और मील हा मील ये जो टेप है, ये जो फिल्म की होती है, उन पे चल चुकी है कैमरा। चलें आगे चलते हैं। सर, पीपल्स पार्टी को पंजाब में जवाल क्यों है, क्या वजह है? पीपल्स पार्टी एक पंजाब में उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, और पीपल्स पार्टी के बजाय पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, अब एक तो हो गए आसिफ साहब। आसिफ की अब प्रॉब्लम ये है कि वो सदर है, वो ज़ाहिर है वो सियासी जलसे या सियासी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते, ख़ासकर जमाती सियासी एक्टिविटी, एक आईनी ज़िम्मेदारी है न्यूट्रलिटी की। फिर उसके बाद जो चेयरमैन बिलावल है, इनको ज़रा ज़्यादा वक्त हम तो कहते रहे हैं गुजारना चाहिए पंजाब में। अगर ये ज़्यादा वक्त गुजारें, टाइम दें इधर लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, हमारी तवक्को हर मीटिंग से के बाद यही रहती है कि ये अब सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं समझता हूँ उसकी इस तरह पीपल्स पार्टी मुतहर्रक नहीं हो सकती। आखिर में जानना चाहूँगी कि आसफा भुट्टो साहिबा आपको लगता है कि अपनी वालिदा की तरह, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह सियासत में अपना कद उतना ही बड़ा साबित कर पाएंगी? देखिए, वो तो बहुत बड़ा कद था, पर आसिफा से की जो कारकर्दगी है, मैं उससे बहुत मुतासर हूँ। मैंने कोई इसमें मुझे कोई लालच नहीं है, मैंने अब कोई वज़ीर नहीं बनना, कोई MNA नहीं बनना, कोई MPA नहीं बनना, मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर आसिफा में मैं देखता हूँ एक छोटी बीबी, और बीबी बहुत ही इस वक्त ज़रूरत भी उसकी थी हमें। ऐसे क्राइसिस में पाकिस्तान को ज़रूरत थी ऐसी शख्सियत की, ऐसी लीडर की जो सब जमातों को साथ बिठा ले। आसफा भी बच्ची है,
छोटी है, बट इसमें वो मैंने सलाहियत देखी है, जिस तरह ये तकरीर करती है और जिस बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक झलक नजर आती है। हाँ, नजर आती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बरे सगीर की तकसीम को अब तकरीबन 8 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, मगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आज भी तनाव, दुश्मनी और बदएतमादी से भरपूर हैं। मकबूजा कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी और सरहदी झड़पें दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल कशीदगी की बुनियाद रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कशीदगी हमेशा जारी रहेगी या कोई रास्ता है जो अमन, तरक्की और ताउन की तरफ जाता हो। एक रास्ता तसादुम और तनाव का है। ये वो रास्ता है जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की हालिया नौयत को जारी रखता है और इसके मुमकिन नताइज क्या होंगे। भारत की मुसलसल प्रॉक्सी जंगें जारी रहेंगी, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और जवाबी इक़दाम होंगे, सिफारती ताल्लुकात में तातुल रहेगा, दिफाई बजट में बेतहाशा इजाफा होगा, गुर्बत, तालीम, सेहत जैसे जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे गफलत का बायस होगा और इस रास्ते का सबसे बड़ा नुकसान अवाम को हो रहा है। भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे है। पाकिस्तान भी मुआशी मसाइल से दो चार है, लेकिन दोनों ममालिक अपने वसाइल एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा रास्ता महदूद ताउन और मौजूदा सूरत हाल के तसलसल का रास्ता। ये रास्ता मौजूदा हालात से थोड़ा बेहतर है, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। इसमें कभी कभार मुज़ाकरात हो सकते हैं, बैकडोर रवाबित हो सकते हैं, क्रिकेट या सकाफती तबादले जैसे नर्म राब्ते हो सकते हैं और इसके साथ साथ तिजारती रियायतों पर महदूद बातचीत हो सकती है। ये रास्ता वक्ती सुकून फराहम करता है, लेकिन बुनियादी मसाइल जैसा कि कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी हल किए बगैर कोई पायदार बेहतरी नहीं ला सकता। अब है तीसरा रास्ता, मुफाहमत और इलाकाई इंजमाम की कोशिश का रास्ता। ये वो रास्ता है जिसकी ख्वाहिश लाखों अफराद रखते हैं, लेकिन सियासी मुफादात और मस्बत इरादे की अदम मौजूदगी के बायस अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। इसमें कश्मीर पर संजीदा, बामकसद और बाहमी एहतराम पर मबनी बातचीत हो सकती है, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जा सकती हैं, तिजारती सरहदों को खोला जा सकता है, तालीमी, सकाफती, सियाहती तबादले हो सकते हैं, मुश्तरका माहौलियाती, पानी और सेहत के चैलेंजेस पर ताउन किया जा सकता है, दोनों ममालिक के दिफाई बजट में कमी जो तालीम, सेहत और तरक्की पर खर्च किया जा सकता है, जनूबी एशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुश्तरका मार्केट बन सकती है और आलमी सतह पर साख में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। अब आता है चौथा रास्ता, इलाकाई ब्लॉक की तश्कील का रास्ता। ये सबसे दूरस्थ लेकिन देर पा रास्ता हो सकता है, जहां पाकिस्तान और भारत ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन जैसे ममालिक से मिलकर एक इलाकाई ब्लॉक तश्कील दें। साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन जैसा मॉडल बनाएं, रेलवे, गैस, बिजली के मुश्तरका मनसूबे तैयार किए जाएं, मुश्तरका अमन फोर्स या फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट कायम किया जाए, सी पैक या दीगर मनसूबों में भारत की शमूलियत के साथ इसकी इफादियत को मजीद बढ़ाया जाए, तवानाई, पानी और टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी पैदा की जाए। इससे आलमी ताकतों के असर व रसूख में कमी होगी, सियासी तनाव में कमी होगी, अवामी सतह पर भाईचारा कायम होगा। लेकिन इस सारी जो ख्वाबनाक मंजर कशी है, इसके बाद अब फैसला कुन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत तैयार हैं। ये तमाम रास्ते इम्कानात की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन सवाल फिर वही, क्या भारत की सियासी क़यादत इस तब्दीली की अहलियत रखती है? क्या भारत का मीडिया नफरत को हवा देने की बजाय अमन को फ़रोग देगा? क्या अवामी सतह पर नफरत की बजाय हम आहंगी का रुझान उभरेगा? अगर इन सवालात का जवाब हाँ में आ जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के पास दो ही बड़े रास्ते हैं, पहला नफरत, दुश्मनी और जंग का रास्ता जो सिर्फ तबाही लाएगा, और दूसरा अमन, ताउन और तरक्की का रास्ता जो लाखों इंसानों को बेहतर जिंदगी दे सकता है। अब ये दोनों ममालिक पर है कि वो तारीख के कैदी बने रहें या फिर मुस्तकबिल के मेमार बन जाएं। हम तारीख को बदल नहीं सकते, मगर मुस्तकबिल हम सबके हाथ में है। दुश्मनी अगर एक सदी में कुछ नहीं दे सकी तो शायद दोस्ती एक दहाई में सब कुछ दे जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।